सितंबर 1965 को असल उत्तर और चीमा के बीच कपास और गन्ने के खेतों में लेटे हुए 4 ग्रेनेडियर्स के जवानों को आते हुए कुछ पाकिस्तानी टैंकों की आवाज सुनाई दी। सड़क से 30 मीटर दूर क्वार्टर मास्टर हमीद कपास के पौधों के बीच अपनी जीप पर आरसीएल गन के साथ छिपे हुए थे। जैसे ही पैटर्न टैंक उनकी रेंज में आया, हमीद ने उस पर फायर किया। उस समय सिर्फ 20 गज की दूरी से ये नजारा देख रहे कर्नल हरिराम जानू याद करते हैं। 3 टैंक सड़क के ऊपर, एक टैंक सबसे आगे और 2 टैंक उसके पीछे पीछे सड़क पर आते हुए हमारी तरफ आए। हमने पहले से वो पोजीशन ले रखी थी। जैसे ही ये पता लगा कि टैंक आ रहे हैं, अब्दुल हमीद को मैंने आवाज दी। उसने कहा कि ऐसा मैं देख सकता हूँ। पहला टैंक करीबन 200 गज पर जब आया तो हमीद ने अपनी आरसीएल गन उससे एक गोला फायर किया। फायर करते ही वो गोला पहले टैंक का लगा और उसमें आग लग गई। आग लगने से पीछे के जो 2 टैंक थे वो भी रुक गए और उसका जो क्रू था, हमें ताजुब हुआ वो देख करके कि पीछे वाले टैंक के जो 2 क्रू थे वो टैंक छोड़ करके भाग गए और पहला टैंक जो डिस्ट्रॉय होगा उसका क्रू तो टैंक के अंदर ही मारा गया। 106 mm आरसीएल गन टैंकों के खिलाफ एक बहुत प्रभावशाली हथियार है, लेकिन इसकी एक कमी यह है कि इसे फायर करने के बाद छिपाया नहीं जा सकता। असल उत्तर युद्ध में भाग लेने वाले कर्नल रसूल खां कहते हैं, 106 मिलीमीटर कैलिबर और स्मूथ बोर, मतलब पीछे भी खुला, और रेंज इसकी 500-600 गज दिखाई देने पर है। बहुत इफेक्टिव कारगर टैंकों के खिलाफ हथियार है। अगर टैंक के लग जाए ना तो फिर टैंक बचता नहीं है, आग लग जाती है उसमें। लेकिन उसमें एक बड़ी जबरदस्त कमी है, वो ये है कि जब वो फायर करता है ना तो उसका शोला पीछे 45 मीटर तक जाता है। दूर से पता चल जाता है कि भैया यहाँ आरसीएल गन है। और टैंकों को एक दफा पता चल जाए ना फिर आरसीएल गन की जिंदगी खत्म। यानी कि हम ये मानते हैं कि आरसीएल गन की लाइफ एक राउंड फायर कर दिया तो बहुत है, 2 कर दिया तो बहुत है, और 3 कर दिया तो बहुत ही ज्यादा है। इसके बावजूद हमीद ने उसी दिन पाकिस्तान का दूसरा पैटर्न टैंक भी नष्ट किया। अगले दिन इंजीनियर कंपनी ने एंटी टैंक माइंस लगाई ही थी कि पाकिस्तानी साइबर जेट्स ने भारतीय ठिकानों पर बमबारी शुरू कर दी। अगले दिन यानी 10 सितंबर को पाकिस्तानियों ने सुबह 6:30 बजे ही तोपखाने से भारी गोलाबारी शुरू कर दी। सुबह 6 बजे ही बहुत हैवी आर्टिलरी के गोले आकर गिरने लगे हमारे ऊपर, क्योंकि उनको पता लग गया कि यहाँ पर कोई डिफेंडेड लोकेलिटी है और यहाँ पर हिंदुस्तान की कोई फौज बैठी हुई है। तो 10 तारीख वॉज द क्रूशियल डे हमारे लिए, सबसे भयंकर दिन समझो ये। हमने सोचा था कि जब इतनी ज्यादा हैवी सेलिंग होती है तो इन्फेंट्री का हमला, हम सोचते हैं कि इन्फेंट्री का हमला होएगा, तो उसके लिए हमने फिर अपने जवानों को तैयार किया कि अब आप जो है, अभी तक तो टैंक आ रहे थे, अब जो इन्फेंट्री का हमला होएगा तो उसके लिए तैयार हो जाओ। आर्टिलरी का फायर हुआ घंटे पर, उसके बाद बंद हो गया। उसके बाद थोड़ी देर, करीबन घंटा 1.5 घंटा कुछ नहीं हुआ। तो हमने सोचा ये क्या हो रहा है। फिर अचानक 8:30 बजे फिर उसी तरीके से जैसे 8 और 9 तारीख को हुआ, उनका पहला टैंक हमला हुआ। तो इसमें पहला टैंक जैसे ही आया तो इस टाइम मैंने अब्दुल हमीद को कहा कि इस टैंक को आप अभी मत गोला मारो, इसको आगे निकल जाने दो। तो वो हमारी पोजीशन में से निकल कर थोड़ा पीछे गया, तो पीछे से फिर अब्दुल हमीद ने इस टैंक को डिस्ट्रॉय किया। और इस टैंक को ऐसे डिस्ट्रॉय करने से हमें ये फायदा हुआ कि ये रेजिमेंटल कमांडर का टैंक था पाकिस्तान फोर्स का, और उसने जैसे ही वहां से थोड़ा आगे गया, एक माइलस्टोन था, तो पीछे मैसेज पास किया कि क्रॉस माइलस्टोन इतना, कोई आगे अपोजिशन नहीं है और आगे बढ़ता जा रहा हूँ। ये मैसेज जैसे ही पास हुआ उसका टैंक डिस्ट्रॉय हो गया। बाकी के टैंक वैसे ही छोड़ करके फिर भाग गए। हमीद ने 2 और पैटर्न टैंक बर्बाद किए। तीसरे पर वो निशाना लगा ही रहे थे कि उसने उन्हें देख लिया। दोनों का निशाना एक साथ साधा, दोनों ने गोले एक साथ चलाए। तो टैंक के गोले ने अब्दुल हमीद की जीप को और उसको टुकड़े टुकड़े कर दिया और इसके गोले ने पाकिस्तानी टैंक को तोड़ दिया। तो दोनों ही खत्म हो गए। मेरी ट्रेंड जो थी वो अब्दुल हमीद की पोजीशन से मुश्किल से 20 गज की दूरी पर थी और मैं बैठा सब ये देख रहा था। मोहम्मद नसीम
उस समय हमीद के ड्राइवर थे। उन्हें वो दिन अभी भी याद है। 10:30 बजे का ये वाकया कि इनकी टाइगर के ऊपर उंगली रखे रहे और उधर से क्या नाम बम आ गया और सीने को फाड़ता हुआ आधा का नाम के हिस्सा इनका हवा में उड़ गया और आधी लाश वहाँ बच गई। उसके बाद हमारी गाड़ी में आग लग जाती है। आग लगने के बाद बहुत बड़ा टारगेट बनता है। उसके बाद 7 हवाई जहाज आते हैं पाकिस्तानी, वो भी खूब बौछार करते हैं, उससे भी किसी सूरत से हम बचे। जब ये चले जाते हैं तो फिर हमने ये रिपोर्ट दिया रसूल साहब को, हमारे पीछे थे ब्रेव कंपनी में। इन्होंने कहा क्या बोल रहे हो नसीम? मैंने कहा सच बोल रहा हूँ, ये देखिए क्या नाम किस तरीके से कारनामा है। वहाँ से आया, कई अफसर आए बटालियन हेडक्वार्टर से, हमने रिपोर्ट दिया कि हमें खत्म हो गए, गाड़ी में आग लग गई, ऐसा ऐसा हो गया। तो बोला कि नहीं तुम झूठ बोल रहे, चल के दिखाओ। तो जहाँ पर वो जल रहा था साहब, हमारे क्या नाम कुछ पर बिस्तर थे और क्या नाम के कपड़े उपड़े थे, वर्दी वगैरह थी। हम फिर वो राख हटाने लगे तो उसकी पसलियाँ जो थी उसमें हमारी उंगली घुस गई और हम हाथ झटकते हुए, तो बोलो अफसरों ने फिर कहा अरे रहने दो नसीम, रहने दो, हाँ ये तो खत्म हो गया। हम कहा और साबुत चाहते हो साहब? तो थोड़ी दूर पर से जाके हम उनका सिर ले आए, फिर ढूंढ के उसी कपास में से हम का नाम दोनों पैर ले आए उनके, सब वहीं पर इकट्ठा किया। इकट्ठा करने के बाद फिर का नाम के लोगों ने मौलाना साहब को बुलाया, मौलाना साहब को बुला के वही फातिया थोड़ा पढ़ के अपना का नाम थोड़ी सी फावड़ा लेके उस पर मिट्टी उट्टी डाल के वहीं ढक दिया गया। लेकिन लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। कर्नल जानू ने 4 ग्रेनेडियर्स के सैनिकों शफीक, नौशाद और सुलेमान को ताकीद कर रखी थी कि वो पाकिस्तानियों पर गोली न चला। तभी उन्हें पाकिस्तानियों की तरफ से एक जीप आती हुई दिखाई दी। ये जीप आने के थोड़ी देर बाद में 2 जीप और आई। पहली जीप में 4 आदमी बैठे थे, उसके पीछे और जीप थी। जैसे ये जीप आई, जिन जवानों ने ये फायर किया था उसमें से एक जवान टेंट के अंदर खड़ा हो गया। तो इसको देखकर पहली जीप वहाँ पर रोकी गई। जीप ड्राइवर के साइड में बैठा था, उसने आवाज लगाकर कहा कि ये जवान इधर आओ। वो जवान गया नहीं, तो वो जीप से उतर करके और आया इस टेंट की तरफ, अपना रिवॉल्वर निकालने लगा। तब बाकी दोनों जवान और खड़े हो गए और वो LMG और अपनी राइफल का निशाना लेकर रखे थे और बाकी मेरे MMG वगैरह लगी थी, उनका निशाना था। तब मैंने देखा कि तो गड़बड़ होने वाली है, तो मैंने कहा रैपिड फायर करते ही MMG और ये LMG इन्होंने फायर किया। तो जो आदमी हमारी तरफ आ रहा था उसके गोली का बस लगा और जाकर के दूसरी तरफ गिर गया रोड के। जीप के ड्राइवर ने टर्न किया और वापस जाने के लिए तो उसके सिर में एक बस लगा, तो जीप में ही वो लुढ़क गया। वहीं पर पीछे वाली जो जीप थी वो टर्न में तो उसके बैठे हुए कुछ जवान मारे गए और वो वहाँ से भाग गई। तो उसके बाद थोड़ी देर शांति हुई, तो हमने रेडियो के ऊपर इंटरसेप्ट किया। ये जो जीप भाग कर गई थी, इसने कहा कि बड़ा इमाम मारा गया। बड़ा इमाम मतलब कि उनका जो सबसे बड़ा आर्मी कमांडर था फौज का, वो मारा गया। 3 बजे के आसपास पाकिस्तानी टैंकों की गड़गड़ाहट फिर सुनाई दी। इस बार 8 टैंक आ रहे थे और हर एक टैंक पर 20-20 सैनिक सवार थे। अब की बार जो टैंक आए, उनको देखने से हमें लगा कि अब की बार ये इन्फेंट्री का हमला होगा हमारे ऊपर। तो ये टैंक मेरी कंपनी के साथ रोड के ऊपर करीब 50 गज पीछे से खड़े होने शुरू हुए। हर टैंक के बीच में 5-5 गज का फासला करके। तो मैंने करीब 8 टैंक काउंट किए, बाकी और भी होंगे। वहाँ रुकने के बाद वो चिल्लाने लगे कि जनरल साहब हम आपको लेने के लिए आए हैं। कहाँ हो? तो बीच के टैंकों में से जवान उतरे, वो करीब दोनों तरफ 4 बॉडी उठा करके टैंक पर रखी। तब मुझे पता लगा कि हाँ ये रिकवर करने के लिए आए हैं। तो मेरी कंपनी पोजीशन के बीच में थे। तो मैंने फिर अपने एडजुटेंट को कहा कि मुझे SOS फायर चाहिए। SOS फायर का मतलब है रेड ओवर रेड, मतलब कि सेव आवर सोल। जब दुश्मन हमारे बीच में आ जाता है और हमें ये नहीं लगता कि हम बचेंगे, तो हम फिर वो आर्टिलरी का अपना फायर मंगाते हैं। तो वो फायर फिर मेरी कंपनी के ऊपर आया। तो जैसे ही अपने आर्टिलरी के गोले गिरने लगे, एकदम से चारों तरफ शोर शराबा हो गया। तो ये पाकिस्तानी अपने टैंक उठा करके वापस भाग गए। वो जैसे वापस भागे तो इनमें 3 टैंक जो है अपने गोले से डिस्ट्रॉय हो गए। जैसे ही पाकिस्तानी टैंक वापस हुए, ग्रेनेडियर्स अपनी खंदकों से बाहर निकल आए। खेत में उन्हें पाकिस्तानी GOC की जीप मिली, जिसकी अगली सीट पर पाकिस्तानी कमांडर ब्रिगेडियर शमीम का शव पड़ा हुआ था। रचना बिष्ट अपनी किताब स्टोरीज फ्रॉम इंडो पाक वॉर ऑफ 1965 में लिखती हैं कि युद्ध विराम के बाद भारतीय सैनिकों ने कुछ पाकिस्तानी सैनिकों को सफेद झंडा लिए हुए आगे बढ़ते देखा। एक वाइट फ्लैग लेके कुछ पाकिस्तानी सिपाही आ रहे थे और एक सफ़ेद लिबास में एक लेडी थी उनके साथ में। तो जब वो उनके पास गए तो पता चला कि वो उस ऑफिसर की वाइफ थी और वो उनकी बॉडी मांगने के लिए आई थी।
तो कर्नल जानू ने कहा कि बॉडी तो बाय दैट टाइम हैड ऑलरेडी मूव टू ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स और उसको पूरे मिलिट्री ऑनर्स के साथ दफना दिया गया था। वो लेडी आई, फिर वहाँ पे कुर्सियाँ लगाई गईं और वो बैठ के चाय पी उन्होंने उनके साथ में, और उनसे कहा कि मैं आपके हस्बैंड बहुत बहादुरी से लड़े थे, वो बहुत बहादुर सिपाही थे, मैं आपको उनकी बॉडी तो नहीं दे सकता, बट आई कैन अश्योर यू दैट उनको बैरी किया गया है पूरे सम्मान के साथ में, और मैं आपको सिर्फ एक कप चाय पिला सकता हूँ। तो वो लेडी उनके साथ एक कप चाय पी करके वापस गईं। इस लड़ाई के दौरान भारतीय सैनिकों ने पास की एक नहर का किनारा खोल दिया, जिससे पूरे इलाके में पानी भर गया, जिसकी वजह से बचे खुचे पाकिस्तानी टैंक भी वहीं फंस कर रह गए। पाकिस्तानी टैंकों की संख्या इतनी ज्यादा थी कि कर्नल सालिब ने ब्रिगेड कमांडर से अनुरोध किया कि पैटर्न टैंकों पर पेंट से गिनती लिखी जाए ताकि उन्हें गिनने में आसानी हो। उसी समय पाकिस्तान में अयूब खां अपने सूचना सचिव अल्ताफ गौहर को खेमकरन सेक्टर में बढ़ती पाकिस्तानी सेना के मूव समझा रहे थे कि उनके सैनिक सचिव जनरल रफी बदहवास हालत में कमरे में घुसे और लगभग चिल्लाते हुए बोले, भारतीयों ने मधुपुर नहर को खोल दिया है। अल्ताफ गौहर ने अयूब पर लिखी अपनी किताब में लिखा, अयूब सारी ब्रीफिंग भूल गए। वो जानना चाहते थे कि पूरे इलाके को जलमग्न होने में कितना समय लगेगा। मैंने गुलाम इसहाक खां को फोन मिलाया, जो उस समय वाटर एंड पावर डेवलपमेंट अथॉरिटी के प्रमुख थे। उन्होंने पुराने सिंचाई रिकॉर्ड्स के आधार पर हिसाब लगाया कि पूरे इलाके में 8 घंटे में पानी भर जाएगा। अयूब ये जानकर भौंचक के रह गए कि जनरल नासिर ने ये सोचा ही नहीं था कि भारत टैंकों को रोकने के लिए इस तरकीब का सहारा लेगा। 11 सितंबर को खेमकरन में पाकिस्तानी हमला रोक दिया गया और इसी के साथ पाकिस्तान की सारी रणनीति नाकामयाब हो गई। पाकिस्तान के लिए ये एक तरह से युद्ध का अंत था। भिकी विंड को जहां सारे नष्ट पैटर्न टैंकों को जमा किया गया, पैटर्न नगर का नाम दिया गया। कर्नल रसूल खां याद करते हैं, अंदाजन नहीं, प्रिसाइजली 94 टैंक, और वो लड़ाई के बाद जो है ना, रिकवरी व्हीकल से उठा के एक जगह जिसका मैंने पहले जिक्र किया भिकी विंड, वहाँ पे एक खाली मैदान था, वहाँ पर उनको लाइन अप कर दिया। वो उसको पैटर्न नगर के नाम से मशहूर हो गया। ये हिंदुस्तान में मिलिट्री कंटोनमेंट्स में बड़ी में जो आपको टैंक नजर आते हैं पाकिस्तानी, वो ये समझिए कि वो 4 ग्रेनेडियर्स का तोहफा है नेशन के लिए। अब्दुल हमीद को असाधारण वीरता दिखाने के लिए भारत का सर्वोच्च वीरता पदक परमवीर चक्र दिया गया। उनकी पत्नी रसूलन बीबी अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मरने से पहले उन्होंने मुझसे बात करते हुए कहा था, राष्ट्रपति के अंदर 26 जनवरी में 2 दिन पे बुलाते बतौर करके ऐसे देवे के परमवीर चक्र, वैसे 2 दिन बतौर कर तीसरे दिन मिलल। अब देख के हम आई नहीं, अपन दुख बहुत भयल, लेकिन हम इतना सोच रहनी, हमके बहुत खुशी भयल कि हमारा आदमी इतना नाम कैसे चल गई ना। कहने की जायद आप दुनिया में आदमी मर जाता तो केहू का नाम ना रहता, हमारा आदमी तो इतना नाम कर जना कोने कोने शहीद हो गई ना। अब तक चट्टानों पे है अपने लहू के निशान, साथी मुबारक तुम्हें ये जश्न हो जीत का, बस इतना याद रहे एक साथी और भी था। रेहान फजल, BBC, दिल्ली।